everyone, welcome back to my channel and today's topic is enforcement of certain foreign awards. So let's start. Arbitration and its types. First type, ad hoc arbitration. In this arbitration, the parties involved in a dispute manage the arbitration process themselves. The parties have greater flexibility and autonomy in shaping the procedural rules, selection of arbitrators and managing overall proceedings. मतलब ये है कि आर्बिट्रेशंस में इन्वॉल्व हुई पार्टीज ही आर्बिट्रेशन को मैनेज करते हैं, जैसे आर्बिट्रेटर्स को सेलेक्ट करने में, प्रोसीडिंग्स किस तरीके में होना है, कैसे होना है, ये सब इसमें फुल ऑटोनॉमी होते हैं पार्टीज को. फीचर्स. सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय द पार्टीज. आर्बिट्रेटर को पार्टीज ही सेलेक्ट करते हैं. प्रोसीजरल रूल्स डिटरमाइंड बाय द पार्टीज. प्रोसीजरल रूल्स भी पार्टीज ही डिटरमाइन करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स टू बी हैंडल्ड बाय द पार्टीज. मतलब एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को पार्टीज ही डिसाइड करते हैं, जैसे हियरिंग डेट्स फिक्स करना, किस लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स होना, कब डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करना, सभी प्रोसेस मैनेज करते हैं पार्टीज ही. फ्लेक्सिबिलिटी रहता है. हमें पता है आर्बिट्रेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन फी डज नॉट अकर्स. यहाँ पार्टीज ही सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स को मैनेज करते हैं. कॉस्ट कम होता है बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस. Enforceability. The arbitral award issued in ad hoc arbitration is typically as enforceable as award from the institutional arbitration. Enforcement is governed by national and international laws such as न्यू यॉर्क कन्वेंशन. मतलब यहाँ enforceability की बात पर ये अवार्ड सेम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की तरह ही एनफोर्स होते हैं. न्यूयॉर्क कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉ में ये लॉ से ये गवर्न होते हैं, मतलब इसकी अनुसार ये एनफोर्स होती है. एक्सपर्टाइज ऑफ आर्बिट्रेटर्स. हमें पता है आर्बिट्रेटर्स एक्सपर्टाइज के होते हैं. हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी हमें पता है. सब आर्बिट्रेशन प्रोसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर होते हैं. नोट. It is suitable for parties who are familiar with arbitration procedures or have legal representation experience in managing arbitrations independently. मतलब ये जो arbitration type इस तरह के लोगों को सूट होता है जिसको सब लॉस पता है, सब प्रोसीडिंग्स पता है, इसके बारे में एक्सपीरियंस है और जिन लोगों ने किसी की मदद के बिना मैनेज कर सकते हैं. इस तरह के लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एड हॉक आर्बिट्रेशन. नेक्स्ट चलते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की तरह. हियर देयर इज प्रियर अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू गो आर्बिट्रेशन फॉर एनी फ्यूचर डिस्प्यूट्स. मतलब इस आर्बिट्रेशन में पहले ही अग्रीमेंट बनाता है पार्टीज के बीच में कि कोई डिस्प्यूट्स आने से आर्बिट्रेशन कंडक्ट करना, इस तरह की कुछ एग्रीमेंट बनवाते हैं पहले ही. In this arbitration, institutions offers procedures, guidance, administration support. इसमें certain arbitration institutions ने parties को गाइड करता है procedures से और बाकी सब process में. It is more structured and standardized process compared to ad hoc arbitration. ये structured होता है और standardized process है, not a flexible approach like arbitration, ad hoc arbitration. Features. Administration. It is administered by specialized arbitration institution. इसे parties administer नहीं करेंगे, एक institution होते हैं इसको administer करने के लिए. Procedural rules. Procedural rules भी वही institution बनाता है. Next, appointment of arbitrator. Arbitrator को पार्टीज ही अपॉइंट करेगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने पार्टीज को एक लिस्ट देते हैं एक्सपर्टाइज्ड आर्बिट्रेटर्स का, ताकि सिलेक्शन अनबायस्ड हो और इजी हो जाए.
सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, सब प्रोसीडिंग्स हियरिंग्स मैनेज करने में इंस्टीट्यूशन ने पार्टीज को मदद करता है, सपोर्ट देता है हर काम पर। Impartiality, arbitrators are, sorry यह spelling mistake है, arbitrators are neutral and impartial, arbitrators neutral होना चाहिए और impartial होना चाहिए। Cost are higher due to charges on providing assistance, cost थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि assistance provide करने के लिए भी institution पैसे मांगते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, सब आर्बिट्रेशन प्रोसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी। Domestic arbitration. Domestic arbitration occur in India. Both parties must be Indians. Proceedings must be held in India according to India's rules and laws. मतलब arbitral proceedings इंडिया में होना चाहिए, दोनों पार्टीज भी इंडियंस होने चाहिए और प्रोसीडिंग्स भी इंडियन लॉज के अनुसार चलना चाहिए, तभी उसे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहेंगे। Features, rules and regulations governed by laws of India and flexibility in the procedure. Indian rules and regulations apply होंगे और flexibility जरूर होता है। Arbitration agreement, valid arbitration agreement जरूर होना चाहिए। Selection of arbitrator, parties are free to select arbitrators of their own, मतलब arbitrators ने parties ही select कर सकते हैं। Power of tribunal. Tribunal has authority to make decision on procedural matter, evidence and render final award. मतलब arbitral tribunal को power होता है किसी भी प्रकार का decision लेने के लिए और final award देने के लिए। Domestic awards enforceable in the same way as court judgments within the jurisdiction. Same court की judgment की तरह ही enforce होता है। Confidentiality होता है, हमें पता है, cost effective होता है, court की lengthy proceedings जैसा नहीं होता है, arbitrator ने expertise होता है और थोड़ा सा informal process होता है। So the next type is international arbitration, where at least one of the parties involved is resident outside India or it is the matter of dispute related to place outside India. Then it is called international arbitration. किसी एक पार्टी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए या पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट होता है वो इंडिया की बाहर होना चाहिए। ये दोनों में किसी एक की कंडीशन सेटिस्फाई होने पर इसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहते हैं। फीचर्स, पार्टीज इन्वॉल्व फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, पार्टीज किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जरूरी होना है। Neutral and impartial forum, since the parties involved were from two different countries, parties को ये flexibility दिया जाएगा कि उन्हें select कर सकते हैं कि किस कंट्री की लॉस के बेसिस पर प्रोसीडिंग्स चलना है। ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ऑटोनॉमी का पॉइंट की रिलेटेड है ये। एंड ad hoc और institutional can be conducted in any way, मतलब ad hoc की तरह ही कंडक्ट कर सकते हैं, institutional arbitration की तरह ही कंडक्ट कर सकते हैं, हमारा चॉइस। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पार्टीज को ही पावर दिया जाएगा आर्बिट्रेटर्स को सेलेक्ट करने के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर होना चाहिए और कल्चरल सेंसिटिविटी, इंपॉर्टेंस एंड रेस्पेक्ट टू डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट कल्चर्स होता है ना, सो प्रोसीडिंग्स में कल्चरल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। Our next type of arbitration is contractual arbitration. Here, parties choose to incorporate an arbitration clause as a part of principal contract to refer future differences and disputes. इसका मतलब है कि पार्टीज ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यानी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में ही एक आर्बिट्रेशन क्लॉज को इंसर्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स आने से आर्बिट्रेशन की प्रोसेस से सॉल्व करने के लिए। Features,
आर्बिट्रेशन क्लॉज दैट इंडिकेट्स म्यूचुअल कंसेंट। ये क्लॉज म्यूचुअल कंसेंट से ही बनता है, मतलब दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेंस से, दोनों पार्टीज की एक्सेप्टेंस से। फ्रीडम ऑफ पार्टीज टू एड आर्बिट्रेशन क्लॉज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, मतलब आर्बिट्रेशन क्लॉज किसी की तरीके से लिख सकते हैं एज द पार्टीज विश। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब ये वही पॉइंट, पार्टीज ही सेलेक्ट करते हैं आर्बिट्रेटर्स को। रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, वही बात, पार्टीज ही चूज कर सकते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन कंडक्ट करना और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, उसका चॉइस। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी होना ही होना है। एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स सेम एज द कोर्ट। स्पीडी रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स, रिजोल्यूशन यानी डिसीजन और सॉल्यूशन एकदम फास्ट से हो जाएगा। प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। It is mandatory arbitration imposed by operation of law on the parties. Parties have no option but to abide by law. No consent of parties is required. It is binding on the parties. मतलब ये आर्बिट्रेशन मैंडेटरी है, जिसे लॉ इम्पोज करता है आर्बिट्रेशन को पार्टीज के ऊपर। पार्टीज को रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें। फीचर्स, इसमें पार्टीज को कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया जाता है, सिर्फ सब सब प्रोसीजर लॉ ही देख लेंगे। बेसिस ऑफ लॉ, इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लॉस एंड रेगुलेशंस। लॉ के अनुसार प्रोसीडिंग्स होता है, रिक्वायरमेंट्स भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मतलब स्टैट्यूटरी लॉ ही डिसाइड करता है। टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, किस तरीके से डिस्प्यूट्स को स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन के नीचे लाना, वही वो ही लॉ ही डिसाइड करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, मतलब यहाँ आर्बिट्रेटर, मतलब आर्बिट्रेटर को ही लॉ ही सेलेक्ट, मतलब अपॉइंट करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है इसमें भी, और कॉस्ट इफेक्टिव। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के। In this agreement, the parties may agree in writing to solve their dispute by fast track procedure. पार्टीज पहले ही अग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि फास्ट ट्रैक टाइप से इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इट डील्स विद ट्रेड रिलेटेड मैटर्स, मतलब दिस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन ओनली ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को ही अप्लीकेबल होता है। शैल बी रिजॉल्व्ड विद इन 6 months, इसमें 6 महीने के अंदर अंदर अवार्ड देना पड़ेगा। फीचर्स, एक्सेलरेटेड प्रोसेस, एकदम फास्ट प्रोसेस होता है। लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोकसिंग ओनली ऑन की डॉक्यूमेंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही फोकस करता है आर्बिट्रेटर ने। अननेसेसरी एंड टाइम किलिंग मैटर्स को इग्नोर करते हैं। सिंपल प्रोसीजर एंड शॉर्ट हियरिंग, सिंपल प्रोसीजर होता है और हियरिंग्स भी कम होता है अदर टाइप्स से, अदर आर्बिट्रेशन टाइप्स। लिमिटेड नंबर ऑफ हियरिंग्स, मतलब कम हियरिंग्स होता है। और सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर बाय द पार्टीज, वही सेम पॉइंट, पार्टीज ही सेलेक्ट करता है आर्बिट्रेटर को। शॉर्ट टाइमिंग प्रोसेस, मतलब कम टाइम में ही सॉल्यूशन हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग हो जाता है पार्टीज के ऊपर, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है। एंड द लास्ट type of arbitration is foreign arbitration. When the arbitration proceedings are conducted in a place outside India, it is called foreign arbitration. In this foreign arbitration, foreign award is sought. In this foreign arbitration award is sought. मतलब जब सारा की सारा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इंडिया के बाहर कंडक्ट होता है, तब इसे फॉरेन आर्बिट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसीडिंग्स से निकलने वाले आर्बिट्रल अवार्ड को फॉरेन अवार्ड कहते हैं। The next topic is types of arbitral awards. अब तक हम टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़े हैं, अब आर्बिट्रल अवार्ड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। First one is ad hoc arbitral awards issued
इन एडहॉक आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड इश्यू होता है इसे एडहॉक आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं. द effectiveness of ad hoc arbitration depends on the willingness of the party to cooperate and other to the agreed upon procedure. मतलब हम पढ़ चुका है कि एडहॉक आर्बिट्रेशन में सब प्रोसीजर्स पार्टीज ही चूज करते हैं. सो द effectiveness is obviously depends entirely upon the parties itself. If the parties cooperate with each other, then it will be successful, or else not. The next one is domestic arbitral awards. These are issued in the arbitration proceedings where dispute is resolved within a single country. मतलब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हम पढ़ चुके हैं. डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में इश्यू करने वाले आर्बिट्रेशन को ही डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहते हैं. These arbitration proceedings are and the resulting award are governed by the domestic laws in which arbitration takes place. मतलब domestic laws यानी इंडियन लॉस के अनुसार arbitral award दिया जाता है. Recognition and enforcement may also be facilitated by international conventions with many countries adhering to the principles outlined in the New York Convention. But enforcement इंटरनेशनली हो सकता है, मतलब कोई भी कंट्री में एनफोर्समेंट हो सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क कन्वेंशन की प्रिंसिपल के बेसिस पर होता है. And the last award is International Commercial Awards. These are awards issued in the arbitration proceedings involving the parties of different countries. It is used for international business transactions. मतलब जब इन्वॉल्व हुई पार्टीज दूसरे कंट्री से हो तब अवार्ड विल बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड. नाम से ही पता चलता है कमर्शियल मतलब इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यूज करते हैं इस तरह की अवार्ड्स को. मतलब इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में डिस्प्यूट्स के ऊपर इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड्स दिया जाता है. So let's talk about the new topic enforcement of foreign awards. ये दो प्रकार के होते हैं फॉरेन अवार्ड्स. एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स और दूसरा जेनीवा कन्वेंशन अवार्ड्स. हम बाद में पढ़ेंगे जेनीवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में. न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से गवर्न होता है. सेक्शन 44. The term foreign award means an award made as a result of foreign arbitration which is not a domestic arbitration. मतलब foreign arbitration से निकले हुए अवार्ड को foreign award कहलाते हैं. Elements of foreign arbitration. Arbitration should be held in a foreign country by foreign arbitrator. मतलब इसमें आर्बिट्रेशन इंडिया में नहीं होता है, कोई दूसरे कंट्री फॉरेन कंट्री में होते हैं. आर्बिट्रेटर ही फॉरेन आर्बिट्रेटर होता है. एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन लॉस के अनुसार चलते हैं, नॉट इंडियन लॉस. फॉरेन नेशनल्स आर इन्वॉल्व एज अ पार्टीज में फॉरेन बंदा होते हैं. If any foreign contributions award was made using Indian laws, then it is considered as domestic award. कोई भी फॉरेन आर्बिट्रेशन में इंडियन लॉस के अनुसार अवार्ड दिया जाता है तब उसे डोमेस्टिक अवार्ड कहते हैं, नॉट फॉरेन अवार्ड. सेक्शन 45. पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन. Judicial authority may refer the parties to arbitration at the request of one of the parties claiming proof on under him. Before referring the parties to arbitration, the judicial authority has to make sure that the arbitration agreement is valid, operative and capable of paying. ये प्रिंट मिस्टेक हो चुका है. कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, बीइंग रहना. जुडिशियल अथॉरिटी यानी कोर्ट ने पार्टीज रिक्वेस्ट करने से आर्बिट्रेशन प्रोसेस चलाने की परमिशन देते हैं, लेकिन ये करने के पहले जुडिशियल अथॉरिटी ने ये कंफर्म कर लेगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं, ऑपरेशन में है या एक्सपायर हो चुके हैं और पार्टीज कैपेबल है या नहीं है, ये सब चेक कर लेगा.
Section 46. When foreign award is binding. Any foreign award under this chapter becomes enforceable in India and shall be binding on the parties between whom it was made. ये फॉरेन अवार्ड इंडिया में भी एनफोर्स होता है एंड बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर. The next section is section 47 evidence. It can be said that the following documentary evidence must be produced by the parties before the court while filing the application for the enforcement of a foreign award. मतलब ये है कि foreign award enforce करने के लिए produce करते समय कुछ evidences भी produce करना पड़ता है साथ में. वो क्या हम देख लेंगे. Original award or a copy thereof which must be authenticated as per law of the country in which it was made. Original award या copy submit करना चाहिए duly authenticated मतलब duly signed. The original agreement for arbitration or duly certified copy of that agreement. Arbitration की original agreement submit करना चाहिए duly signed by the both parties. Such evidence as may be necessary to show that the award is a foreign award. मतलब other necessary evidences submit करना पड़ेगा तो submit करना चाहिए. If the award or agreement is in foreign language, it should be translated into English and must be certified by a diplomatic or consular agent of the country to which the party belongs. मतलब foreign award कोई फॉरेन लैंग्वेज में हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट करने वाले बंदा सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफाइड डिप्लोमेटिक होना चाहिए या कंसुलर एजेंट होना चाहिए उस कंट्री में जिस कंट्री से पार्टी बिलोंग है. And the next section is section 48, condition for enforcement of foreign awards. Enforcement of foreign award may be refused at the request of the parties against whom it was invoked only if the party furnishes some proofs. मतलब पार्टीज रिक्वेस्ट करने से फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करने का रिजेक्ट कर सकते हैं कोर्ट ओनली जब पार्टीज ने कोई प्रूफ सबमिट करता है. वो प्रूफ्स क्या हम देख लेंगे. The parties to the arbitration agreement are under some incapacity. पहला ये प्रूफ सबमिट कर सकते हैं कि पार्टीज ने इनकैपेबल हो. If the arbitration agreement is not valid under the law to which the parties have subjected to it. मतलब arbitration agreement valid ना हो मतलब invalid हो तो ये भी प्रूफ सबमिट करके enforcement को रोक सकते हैं पार्टी ने. If the arbitration agreement is contrary to the law of the country where the award was made, जब arbitration agreement में law के अनुसार ना हो. If the aggrieved party against whom the arbitral award is made was not given proper notice of the appointment of arbitrator or arbitral proceedings or proper opportunity to present the case. मतलब जिस पार्टी के ऊपर अवार्ड डाला हुआ है उसको प्रॉपर नोटिस नहीं दिया आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट का या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का और अपॉर्चुनिटी नहीं दिया उनको बात करने के लिए. Award must be refused if it contains decisions on the matters beyond the scope of the arbitration agreement. मतलब arbitration agreement में जो मैटर है उसके अलावा दूसरे टॉपिक्स पर arbitral award दिया गया तो वे invalid रहेगा और refuse होगा enforcement करने से. Foreign award cannot be enforced if the composition of the arbitrary authority is not in the accordance to the arbitration agreement. मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अनुसार नहीं थे जब फॉरेन अवार्ड नहीं एनफोर्स होगा. इफ आर्बिट्रल प्रोसीजर अडॉप्टेड इज नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट या आर्बिट्रल प्रोसीजर भी अग्रीमेंट के अनुसार
नहीं है, और if the arbitration agreement itself is contrary to the law of the country where the arbitration took place, मतलब arbitration agreement ही laws and regulations की against में है तो award enforce नहीं होगा. Section 48, subsection 2 provides additional grounds for refusal of enforcement of foreign arbitration award. Accordingly, court may refuse to enforcement if the subject matter of the difference between the parties is not capable of settlement, or if the enforcement of public award is opposite to the public policy of India. मतलब सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 ने एडिशनल ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से फॉरेन अवार्ड एनफोर्स नहीं होगा. मतलब कोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं एनफोर्समेंट करने से. वे ग्राउंड्स है कि जो डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में वो सेटल नहीं कर सकते हैं, मतलब सेटल करने पॉसिबल ही नहीं है, और अवार्ड एनफोर्स करना पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट में है. पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या? एक है फ्रॉड और करप्शन इन्वॉल्व होना, ये ऑपोजिट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी है, और मोरालिटी नहीं होने की वजह से ये भी ऑपोजिट ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, और इंडिया की फंडामेंटल पॉलिसी की अगेंस्ट है. तो ये तीन पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी कहते हैं. क्या क्या एक बार रिपीट कर लीजिए. फ्रॉड और करप्शन इन्वॉल्व होना, मोरालिटी नहीं होना, और फंडामेंटल इंडिया की फंडामेंटल पॉलिसी की अगेंस्ट होना. Section 49, enforcement of foreign awards, where the court is satisfied that the foreign award is enforceable under this chapter, the award shall be deemed to be the degree of that court. Of course, हम पढ़ चुका है. If the court is satisfied and accepted with the award, then it shall be deemed to the degree of the court. Section 50, appealable orders. Appeal can be filed against certain orders made under section 45 and 48. अपील कर सकते हैं हम अवार्ड्स के ऊपर अंडर सेक्शन 45 एंड 48 में इश्यू हुआ ऑर्डर्स को. There is no second appeal possible against such orders. However, right to appeal to Supreme Court as provided in the Constitution of India is not taken away. मतलब एक बार ही अपील कर सकते हैं, दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन एक राइट जरूर मिलते हैं कि हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, ये राइट नहीं रोक सकता कोई. Section 52, foreign awards to which chapter 1 of part 2 apply, chapter 2 of part 2 shall not apply. मतलब जो foreign awards को chapter 1 of part 2 of Arbitration and Conciliation Act 1996 applicable होगा, यानी न्यूयॉर्क कन्वेंशन प्रिंसिपल्स applicable होगा, उस अवार्ड्स को chapter 2 of part 2 अप्लाई नहीं होगा. chapter 2 of part 2 ये क्या है? ये है जिनीवा कन्वेंशन प्रिंसिपल्स. हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं जिनीवा कन्वेंशन अवार्ड्स की टॉपिक पर. ये चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अनुसार चलता है. सेक्शन 53. According to it, foreign award is an arbitrary award on disputes in respect of matters which has been referred to arbitration as commercial matter of the law enforced in India after 28th of July 1924. मतलब जेनीवा कन्वेंशन की प्रिंसिपल्स के अनुसार फॉरेन अवार्ड एक आर्बिट्रल अवार्ड होता है जो कमर्शियल मैटर्स की डिस्प्यूट्स पर दिया जाता है when after 28 जुलाई 1924. याद रख लेना, कमर्शियल मैटर्स की डिस्प्यूट पर ही दिया जाता है. According to this section, central government by notification in its official gazette has to declare the territories to which Geneva Convention would be applied. मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट पे नोटिफाई करते हैं किस प्रांतों में ये जेनीवा कन्वेंशन की प्रिंसिपल्स अप्लाई होगा. Foreign award will not be considered final if any proceedings in respect of validity of such foreign award is pending in the country in which it was made. मतलब जब अवार्ड ने कोई इनकम्प्लीट है और पेंडिंग है प्रोसीडिंग्स या रिजल्ट डिसीजन देना पेंडिंग है, तब उसे फाइनल नहीं कहेंगे. Section 54. Power of judicial authority to refer to the parties to arbitration. According to Section 54, provisions of Part 1 or in Code of Civil Procedure 1908 will not be applied if these are contrary to the provisions of Chapter 2 of Arbitration and Conciliation Act 1996. ये कुछ खास बात नहीं है, छोड़ दो. The judicial authority has the power to refer to the parties to the decision of the arbitrator if the following conditions are met. ये भी सेम न्यूयॉर्क कन्वेंशन जैसे ही है, इसमें भी जुडिशियल अथॉरिटी को पावर होता है आर्बिट्रेशन का रेफर करने के लिए जब कुछ कंडीशंस सैटिस्फाई करने के बाद. वो कंडीशंस हम इधर पढ़ेंगे. पहला कंडीशन, देयर शुड बी डिस्प्यूट रिगार्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन्स टू सेक्शन 53 अप्लाइज. मतलब डिस्प्यूट जरूर होना चाहिए पार्टीज के बीच में. The contract must include an arbitration agreement whether referring to present or future differences. Dispute होने के साथ साथ इसे resolve करने के लिए arbitration agreement भी होना चाहिए. There must be an application to refer the arbitration by any party to the arbitration agreement. मतलब ये दोनों होने से नहीं चलेगा. पार्टीज ने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट को एप्लीकेशन भी देना पड़ता है. Judicial authority thinks that arbitration agreement or arbitration can proceed and it's operative. तब judicial authority ने चेक करेगा कि ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं और ऑपरेटिव है या नहीं. जब जुडिशियल अथॉरिटी सेटिस्फाई होगा तब आर्बिट्रेशन की रेफर करेगा, वरना नहीं करेगा. सेक्शन 55 फॉरेन अवार्ड्स व्हेन बाइंडिंग. हमें पता है फॉरेन अवार्ड्स ने सेम बाइंड होता है और फाइनल होता है पार्टीज के ऊपर. सेक्शन 56 एविडेंस. ये भी सेम न्यूयॉर्क कन्वेंशन में हम पढ़ा है एविडेंस के बारे में. सेक्शन 47 में सेम डिक्टू है, एज इट इज है. अवार्ड एनफोर्स करने के लिए हमें कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस करना पड़ता है. क्या क्या एविडेंसेस है वो ओरिजिनल अवार्ड सबमिट करना पड़ता है. प्रूफ अवार्ड फाइनल हो चुका है इसका प्रूफ हमें सबमिट करना पड़ता है और कुछ एविडेंसेस अदर एविडेंसेस भी सबमिट करना पड़ता है इफ दे आर रिक्वायर्ड. सेम आप भी इस बार भी फॉरेन अवार्ड ने कुछ फॉरेन लैंग्वेज में होता तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर याद रखना, लेकिन ट्रांसलेटर सर्टिफाइड डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी है या कंसुलर एजेंट होना उस कंट्री से जिस कंट्री में से पार्टी बिलोंग्ड है. Section 57 Conditions of Enforcement of Foreign Award. For the enforcement of foreign award, the party seeking enforcement have to prove any of the following conditions given below. अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए भी यहाँ कुछ कंडीशंस है, वो देखते हैं हमें क्या कंडीशंस है. If the terms submitted to the arbitration are invalid or illegal, the award was not enforceable. मतलब अग्रीमेंट ने इनवैलिड होने से या इलीगल होने से अवार्ड एनफोर्स नहीं होगा. The dispute or difference should be arbitrable under the law of India. मतलब dispute arbitrable होना चाहिए इंडियन लॉ के अनुसार. ये पॉइंट हमें चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं आर्बिट्रालिटी के बारे में. मतलब जो डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेट करने के लिए इंडियन लॉ अलो करते हैं वही आर्बिट्रेट होगा. याद आया?
Next point, award should be as per agreed terms between parties and in accordance with the law. मतलब award जो दिया गया वो parties की consent से ही होना चाहिए. The award has become final in the country in which it has been made unless it is open for being opposed or it is proved that the respect of validity of the award any proceedings are pending. O और नहीं यहाँ ARER जिस कंट्री में अवार्ड बना हुआ है उस कंट्री में वो अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, लेकिन वो अपोज्ड करने के लिए ओपन नहीं होना चाहिए और पेंडिंग भी नहीं होना चाहिए. अवार्ड शुड नॉट बी अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. ये हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन में भी पढ़ चुके हैं. पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. Court must refuse enforcement of foreign award if the following conditions are satisfied. नीचे दिए गए दो कंडीशंस में एक कंडीशन ही satisfy होने पर भी कोर्ट ने एनफोर्समेंट करना मना कर सकते हैं. क्या कंडीशंस वो देख लेंगे. द अवार्ड हैज बीन इनवैलिडेटेड और कैंसल्ड इन द कंट्री वेयर इट वाज रेंडर्ड. मतलब आर्बिट्रल अवार्ड जिस कंट्री में दिया गया है उस कंट्री में वो अवार्ड इनवैलिडेट हो चुका है और कैंसल्ड हो चुका है. Or if the aggrieved party against whom the award is made was not given sufficient time of notice of arbitral proceedings or is being under legal incapacity or was not properly represented. एक है इनवैलिडेट हो चुका है और कैंसल हो चुका है उस कंट्री में जिस कंट्री में अवार्ड दे चुका है, और जिसके ऊपर अवार्ड दे चुका है वो बंदा को सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया नोटिसेस के बारे में, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में, और उस बंदा ने इनकैपेसिटी पे है या उनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया और अपॉर्चुनिटी नहीं दिया बात करने के लिए, कोई भी रीजन हो, देन कोर्ट मस्ट रिफ्यूज द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड. Next, section 58, enforcement of foreign award, where it is not court, it is the court. When the court is satisfied that the foreign award is enforceable under this chapter, the award shall be deemed to be a decree of court. हम सबको पता है कोर्ट अग्री होने पर ये enforce होता है डिग्री ऑफ कोर्ट के इक्वली. मतलब डिग्री ऑफ कोर्ट की बराबर ये इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है एनफोर्समेंट करने के लिए. So that's the end of the video. If you like the content, please like, share and subscribe. Thank you.